नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त छात्रों को संस्थान की तरफ से आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बताया गया था कि 1 नवंबर से आपकी जो कक्षाएं हैं मुख्य परीक्षा को लेकर, 67वीं मेंस को लेकर और आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर प्रारंभ की जा रही हैं और दोनों को लेकर एक सेपरेट बैच भी बनाया गया था, जो विशेष रूप से एक गाइडेंस बैच था जिसमें आपको मार्गदर्शित किया जाता, जिससे आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते थे। निःशुल्क मार्गदर्शन बैच था। तो आप निश्चित रूप से अभी तक जुड़ गए होंगे। यदि नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख लीजिए। यदि आपको प्रीलिम्स से जुड़ना है तो आप प्रीलिम्स वाले से जुड़ जाइए। यदि आपको मेंस वाले से जुड़ना है और आप अच्छी स्थिति में हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं, तो प्लीज़ आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में यदि हैं तो आप मेंस वाले बैच से जुड़ें, अन्यथा आप 68वीं प्रीलिम्स वाले बैच से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात मैंने आपको बोला था कि 1 नवंबर से पहले, क्योंकि 1 नवंबर तक का आपको समय दिया गया था, आपकी कक्षाएं 1 नवंबर से आपको बोली गई थी कि 1 नवंबर से आपकी कक्षाएं प्रस्तावित हैं, 1 नवंबर से आपकी कक्षाएं आपको मिलने लगेंगी। सबसे पहली बात मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, ठीक है, और विशेष रूप से हम बीपीएससी मेंस की अभी बात करने जा रहे हैं, तो आपको मैंने बोला था कि बेसिक है क्या, दो चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो आपका पाठ्यक्रम क्या है, और इसके लिए मैंने आपको समय दिया था कि सभी छात्र के पास, जो भी आप ग्रुप से जुड़े हैं या जो भी हमारे साथ लगातार जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के पास पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। और पाठ्यक्रम के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण आता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये आपके पास अवश्य होने चाहिए, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्नों का संग्रह अवश्य होना चाहिए, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्नों का संग्रह अवश्य होना चाहिए। और तीसरा जो अनिवार्य है वो है कि आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, जिस रणनीति पर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें यदि आपके पास हैं, एक बेहतर रणनीति आपके पास है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपके पास विगत वर्षों के प्रश्नों का संग्रह है और आपको पाठ्यक्रम की अच्छी समझ है, तो आप किसी भी परीक्षा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप कह सकते हो कि चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। अब इसमें देखो, रणनीति तभी आप बना पाओगे, सबसे अहम चीज है रणनीति। रणनीति तभी आप बना पाओगे किसी भी परीक्षा को लेकर जब आपको पाठ्यक्रम की अच्छे से समझ होगी, जब आपको पाठ्यक्रम कंठस्थ होगा और साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्नों की अच्छी समझ होगी, आपको उसका नॉलेज होगा, आपको ट्रेंड पता होगा, आपको टॉपिक पता होंगे, तब आप एक बेहतर रणनीति बना पाओगे। यदि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यक्रम का अभाव है, आपके पास विगत वर्षों के प्रश्न नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो कोई भी आप रणनीति बनाओगे, उसका जो आउटपुट होगा ना, वो अंत में आप देखोगे कि नकारात्मक ही होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात कि उम्मीद करता हूं कि अब तक, क्योंकि जब आपके बैच का अनाउंस हुआ था उसी दौरान मैंने आपको बोला था कि आपके पास अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम होना चाहिए। लगभग 1 सप्ताह का समय भी था आपके पास, और अब 1 सप्ताह बाद जब आज 1 नवंबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के पास पाठ्यक्रम आपका अवश्य होगा। जिनके पास अभी भी नहीं है, आप बैच से जब जुड़ेंगे, 67th बीपीएससी मेंस, ठीक है, 67th बीपीएससी मेंस बैच कोड के साथ जब आप जुड़ोगे इस बैच से, जो कि आपको मोबाइल ऐप में देखने को मिलेगा, कैसे जुड़ना है, क्या कोड है, किस प्रकार से जुड़ सकते हो, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनी है, चैनल पर आपको जाके देख लेना है, ठीक है। जब आप इससे जुड़ जाओगे तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराया है, ठीक है। पाठ्यक्रम के साथ साथ यहीं पे आपको विगत वर्षों के प्रश्नों को भी उपलब्ध करा दिया है। तो दो जो मूलभूत आवश्यकता है आपकी परीक्षा के दृष्टिगत, कि आपको पाठ्यक्रम का पूरा नॉलेज हो, ठीक है, आपके पास विगत वर्षों के प्रश्नों का संग्रह हो, तो दोनों चीजें आपको मैंने उपलब्ध करा दी हैं। तो संस्था ये दोनों चीजें आपको दे रही है, ठीक है। आप मोबाइल ऐप में जाओगे,
वहां पे ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा और विगत लगभग 10 वर्षों के प्रश्न भी आपको वहां पे मुख्य परीक्षा के मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है रणनीति की, क्योंकि जब आपको पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न मिल गए हैं, अब बात आती है कि एक रणनीति कैसे आप बनाओगे। तो रणनीति में यदि हम बात करें तो यहाँ पे संस्था तो आपको मदद करेगी ही यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्वयं भी कार्य करना है, क्योंकि जब आपको चीजों की समझ होगी तो जो अध्यापक बता रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ जरूरी है कि थोड़ा सा अपना इनपुट भी उसमें शामिल करें, तब वो आपकी रणनीति और कारगर होती है। क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं, यदि आप 100 बच्चे हमारे साथ जुड़े हो या 1000 जुड़े हो तो वो सारी चीजें 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं फॉलो कर रहे हैं। यदि आप उसमें अपना थोड़ा सा इनपुट डालते हो, अपना थोड़ा सा रिसर्च करके उसमें मेहनत करते हो, तो आप अन्य छात्रों से बेहतर स्थिति में पहुंच जाओगे। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके यहाँ पे सिलेबस की, और यहाँ पे मैंने आपको बताया विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के बारे में। रणनीति के बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ दिखा दूं और पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम विगत पिछले वर्ष के 6वीं मेंस का हमने प्रश्न पत्र आज रखा है आपको दिखाने के लिए। इसलिए रखा है क्योंकि आपको थोड़ी सी समझ हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, बेसिक जानकारी हो गई। आप जानते हो कि आपका पाठ्यक्रम, क्योंकि अब मैं मानता हूं कि पाठ्यक्रम आपके पास होगा, ठीक है, और आपका जो पाठ्यक्रम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 3 भागों में विभक्त है। ठीक, 3 भाग कौन कौन से हैं पहले इसके? पहला भाग आपका हो गया हिंदी का, ठीक है, हिंदी का हो गया। दूसरा भाग यदि हम बात करें तो ये आपका वैकल्पिक विषय हो गया, ठीक है, वैकल्पिक विषय हो गया आपका। और तीसरा यदि हम बात करें, और ये तीसरा हो गया सामान्य अध्ययन का, ठीक है, सामान्य अध्ययन का ये खंड हो गया तीसरा। तो आपने देखा कि आपका जो पाठ्यक्रम है कुल मिलाकर 3 भागों में विभक्त है, और 3 भाग हैं हिंदी, वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन हो गया, वैकल्पिक विषय हो गया, हिंदी हो गया, ये आपने देखा। अब इसमें हिंदी जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर की है। यहाँ पे 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आप इनमें से 30 प्राप्त कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में तो हिंदी बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको यदि आप कर लो तो आसानी से 30 अंक अर्जित कर सकते हो। सबसे पहला इसमें यदि हम बात करें तो आप देखते होगे निबंध, ठीक है, और जब आपका जीएस अच्छा होगा ना, क्योंकि आप जो उत्तर लिख रहे हो ना 4.5 पेज 4 पेज का, वो एक प्रकार से निबंध जैसा ही है। ठीक है, तो निबंध निश्चित रूप से आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, निबंध के बाद फिर आप देखते हो कि व्याकरण भी इसमें बहुत आता है, और व्याकरण विशेष रूप से कहां से पढ़ना है मैं अभी बताता हूं। और तीसरा जो है इसमें आप देखोगे जो सेक्शन जो आप कर सकते हो आसानी से, वो है संक्षेपण। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप आसानी से कर सकते हो। निबंध भी आप लिख सकते हो, व्याकरण और संक्षेपण, इन तीनों के माध्यम से आपकी हिंदी की जो नैया है वो पार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें पार करना है। ठीक है, अब पार कैसे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। इस पे सिर्फ यदि हम विगत वर्षों के जो प्रश्न है ना, केवल 5 वर्षों के प्रश्नों का यदि हम अध्ययन कर लें तो हमारा हिंदी जो है बेहतर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी से ही यदि हम सप्ताह में एक दिन हिंदी को दे देना, सिर्फ हिंदी, तो हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब आपकी परीक्षा मान लो 50 दिन बचे हैं, और 50 दिन में यदि हम बात करें, 6 सप्ताह भी मिल गया हमें, तो 6 सप्ताह में यदि हम बात करें तो 6 दिन यदि हम पढ़ लेंगे तो हिंदी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है वैकल्पिक विषय की। आप जानते हैं वैकल्पिक विषय 300 अंकों का यहाँ पे होने जा रहा है। 300 अंकों का वैकल्पिक विषय है, सभी का अपना अलग अलग वैकल्पिक विषय है, तो यहाँ पे सबकी अलग अलग रणनीति भी होती है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाने की अभी तक ट्रेंड है, लगभग 6 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शनल को लेकर अलग अलग रणनीति होती है। वो संबंधित जो ऑप्शनल के अध्यापक हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि किस ऑप्शनल में किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है। अब बात आती है सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन में आप देखते होंगे कि ये 2 भाग में बढ़ जाता है, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र आपका द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र भी 300 अंकों का होता है,
और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 300 अंकों का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीएस का खंड होता है ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। प्रथम खंड से यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप जो देखोगे अंकों को, जो देखोगे प्रथम खंड में जो अंकों को देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, द्वितीय खंड में भी आपको 3 प्रश्न हल करने होते हैं और तृतीय खंड में आपको 2 प्रश्न हल करने होते हैं। और ये कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो अंक होते हैं 38 प्लस 38 ये आपके हो गए, प्लस यहाँ पे 36, मतलब प्रत्येक प्रश्न सेक्शन ए और सेक्शन सेकेंड का प्रत्येक प्रश्न 38 अंक का होता है। मतलब यहाँ से सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड से जो आप प्राप्त करोगे वो 38 गुणे 3 और 38 गुणे 3 प्राप्त करोगे। और जो थर्ड सेक्शन होता है वहां पे 36 अंकों के प्रश्न होते हैं, ये आपको स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आपका प्रश्न पत्र नंबर सेकंड भी है जो 3 भागों में विभाजित होता है। पहले खंड से 3 प्रश्न करने होते हैं, द्वितीय खंड से भी 3 प्रश्न करने होते हैं और तृतीय खंड से आपको 2 प्रश्न यहाँ पे हल करने होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से अंकों का विभाजन आपकी परीक्षा में होता है और किस प्रकार से आपका जो पाठ्यक्रम है वो विशेष रूप से कितने भागों में विभाजित है और क्या रणनीति आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ से आपके 300 अंक और ये 300, टोटल हो गए 600 और 300 यहाँ से, मतलब कुल आपकी जो लिखित परीक्षा है जिससे आपकी मेरिट बननी है वो है 900 अंक। ठीक है, अब इन 900 अंकों में यदि आप 500 प्लस आ जाते हो तो 100% आपका जो नाम है ना वो लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप 600 के नजदीक जाते जाओगे आप टॉप वाली कैटेगरी में आते जाओगे। तो याद रखना है कि यदि आपको लिस्ट में नाम लाना है तो न्यूनतम 500 अंक अनिवार्य रूप से आपको लाने पड़ेंगे। टॉप रैंक लानी है तो जितना आप 600 के करीब जाओगे उतनी आपकी स्थिति बेहतर होती जाएगी। तो कम से कम सभी का जो टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए कि भैया हमें 600 अंक प्राप्त करने, मतलब 600 अंक प्राप्त करने हैं। और 600 अंक कैसे हम प्राप्त करेंगे उसको लेकर हमें काम करना चाहिए, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो सबका लक्ष्य होना चाहिए 600 अंक। यदि हम 600 अंक के लक्ष्य को लेकर काम करते हैं और बेहतर तरीके से हमारा उत्तर होता है तो निश्चित रूप से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम 600 अंक का लक्ष्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 600 से ऊपर नहीं सोच सकते, आप सोच सकते हो, लेकिन न्यूनतम 600 अंकों का लक्ष्य होना चाहिए। तब आप 600 से 500 की रेंज में कहीं ना कहीं गिरोगे और वहां पे आपको लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो आपको समझना है। अब पेपर वाइज की पेपर में कौन कौन से खंड है, जैसे आपने देखा कि 3 खंड होते हैं, तो कौन कौन से विषय हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 की बात करें यदि हम, तो जीएस पेपर 1 में आपको प्रमुखता से 3 विषय आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है इतिहास। ठीक है, इतिहास आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देखे होंगे पाठ्यक्रम को यदि आपने पढ़ा होगा, तो इतिहास के साथ यहाँ पे जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय रखा गया है वो आईआर और करंट का सेक्शन रखा गया है। ठीक है, आईआर प्लस करंट का सेक्शन रखा गया है। ठीक है, और तीसरा सेक्शन जो यहाँ पे है वो मैथ वाला सेक्शन है। ठीक है, ये रखा गया है। ये तो हो गया जीएस पेपर 1 की बात। इसी तरह से जब सामान्य अध्ययन पेपर 2 की बात या जीएस पेपर 2 की बात करते हो आप, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से जो विषय हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले पॉलिटी रखा गया है। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, आपको नोट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक चीजों को आप बेहतर नहीं कर सकते हो। ये वर्गीकरण आपके दिमाग में हमेशा हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे पॉलिटी हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि आप देखे होंगे कि भूगोल और अर्थव्यवस्था को साथ रखा गया है। तो दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन है वो है भूगोल और इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन साथ रखे गए हैं। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है वो है साइंस टेक। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका वर्गीकरण है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र का वर्गीकरण किया जाता है। अब इसमें यदि आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुल प्रश्न जो आते हैं यदि हम उनकी बात करें तो कुल प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं यदि उसकी बात आप कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है लगभग आप देखोगे कि 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब करने कितने होते हैं? ठीक है, जैसे पेपर 2 की यदि हम बात करें तो पेपर 2 में कम प्रश्न होते हैं और पेपर फर्स्ट में ज्यादा प्रश्न होते हैं। अभी उसको हम दिखाएंगे तो वहां पे हम चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन अधिकतम जो प्रश्न बनते हैं यदि हम उसकी बात करें तो अधिकतम प्रश्न आप कह सकते हो 15, न्यूनतम 12। अब करने कितने होते हैं? अभी हमने स्पष्ट किया कि 3, 3 और 2 करने होते हैं, मतलब पहले सेक्शन से 3 प्रश्न करने हैं, दूसरे सेक्शन से 3 प्रश्न करने हैं और तीसरे सेक्शन से 2 प्रश्न हल करने आपको होते हैं। इसी प्रकार से आपको पेपर सेकंड में भी करने होते हैं। यहाँ पे पॉलिटी के 3 प्रश्न करने होते हैं और भूगोल प्लस इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 3 प्रश्न और साइंस टेक के 2 प्रश्न हल करने होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपको लिखना है ना वो कुल 8 प्रश्न यहां से लिखना है और कुल 8 प्रश्न यहां से लिखना है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको एक प्रश्न पत्र में अधिकतम 8 प्रश्न ही लिखने हैं। यहाँ पे इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक यदि हम बात करें ट्रेंड जो रहा है लगभग 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 में से आपको 3 का जवाब देना होता है। दूसरा सेक्शन आईआर का है, आईआर से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 में से 3 का चुनाव आपको करना होता है। और तीसरा जो मैथ का सेक्शन है, ठीक है, मैथ के सेक्शन में यदि हम बात करें तो यहां से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 2 का जवाब देना होता है। इसी तरह से पॉलिटी से यदि हम बात करें तो पॉलिटी से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 का आपको जवाब देना होता है। भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था की बात करें यहां से भी 4 पूछे जाते हैं, 3 का जवाब आपको देना होता है। और तीसरा जो सेक्शन है साइंस टेक, यहां से 4 पूछे जाते हैं, 2 का जवाब आपको देना होता है। तो सिर्फ इतना हमें याद रखना है, ठीक है, कि हमें टोटल 8 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में लिखने हैं और 8 प्रश्न हमें द्वितीय प्रश्न पत्र में लिखने हैं। और प्रत्येक छात्र का यह प्रयास होना चाहिए कि उसके प्रश्न ना छूटें, क्योंकि यदि आप देखो 36 अंक या 38 अंक के यदि प्रश्न हैं और इनमें से एक भी प्रश्न आपका छूट गया तो आप ऐसे ही उस रेस से बाहर हो गए। ठीक है, तो प्रयास क्या होना चाहिए सबका कि प्रश्न ना छूटने पाए, और प्रश्न ना छूटने पाए इसके लिए जरूरी है क्या कि आपकी जो स्पीड है ना वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो राइटिंग है वो भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। और तीसरा, आपको जो कंटेंट है ना वो टाइम टू टाइम दिमाग में आने चाहिए, तभी तो लिख पाओगे। यदि आपके कंटेंट ही मस्तिष्क में नहीं आए हैं तो कैसे लिख पाओगे। एक बेसिक वीडियो आपको पहली दी गई होगी कि उत्तर लेखन करना कैसे सीखें, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो 68वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो मेंस से जुड़ रहे होंगे। यदि नहीं जुड़े होंगे तो मैं चाहूंगा आप मेंस से जुड़ो। आपको इस बैच में नहीं जुड़ना है 67th मेंस वाले, आप जो कॉमन बैच में जुड़ के जहां से आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वहीं से जुड़कर आपको आंसर राइटिंग करना है। लगभग 16 प्रश्नों का उत्तर लेखन अभी तक हमने किया है, वहीं से जाकर आपको करना है। वहीं पर आपको अपनी कॉपियां भी सबमिट करनी है, लेकिन लिखना जरूर है, डिस्कशन जरूर देखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक कला है मेरी माने तो, और यह एक दिन में आपकी नहीं आती। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होता है, तभी आप इस कला को सीख पाते हो। और यदि आप इस कला को सीख पाते हो तो कोई भी राज्य विशेष हो जहां पे उत्तर लेखन करना होता है वहां आप बेहतर स्थिति में रहते हो। तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है, आपको पेपर एक बार मैं दिखा देता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि किस पेपर में कितने लिखने होते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। आइए दोनों पेपर में रखा हूं, फर्स्ट भी रखा हूं, सेकंड भी रखा हूं, दोनों को एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है वो विशेष रूप से इसी पर आधारित है कि उत्तर लेखन हमें कैसे करना है, क्या हमारा ट्रेंड है। अब यहां पे मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपके लिए पहला प्रश्न पत्र मैं दिखा रहा हूं यहां पे। ये आपका है, पेपर 2 खुला है, कोई बात नहीं। प्रश्न पत्र सेकंड ये आपके सामने है। आप देख रहे होंगे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है और सबको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है
कि आपके लिए समय सीमा जो है वो 3 घंटे की है, ठीक है। समय सीमा 3 घंटे के साथ साथ पूर्णांक आपको दिया है कि अधिकतम 300 अंक यहां से आप अर्जित करोगे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आंसर 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग 3 ईच फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड एंड 2 फ्रॉम सेक्शन थर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक। 3 सेक्शन होते हैं, पहले से 3 करना है, दूसरे से 3 करना है और तीसरे से 2 करना है। ये चीज यहां पे लिखा है। फिर लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो आप कमी करते हो। यहां पे बोला गया है कि कैंडिडेट जो अपने उत्तर लिखेंगे ना वो अपने भाषा में लिखेंगे। साफ साफ लिखा है ये चीज, अपने भाषा में लिखेंगे। मतलब ये जो भाषा है ये किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। पहली बात, किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करो, अपने भाषा में सरल तरीके से लिखने का प्रयास करो। और जब आप अपने भाषा में लिखते हो तभी आप सिलेक्शन पाओगे। यदि आप किताबी भाषा लिखते हो तो निश्चित रूप से किताबी भाषा सब लिख रहे हैं और आप उसी भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। आगे क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन हैव बीन प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन हिंदी वर्जन। बोला जा रहा है कि यदि कोई त्रुटि है, यदि कहीं समझ नहीं आ रहा है आपको हिंदी वर्जन, तो आपको अंग्रेजी वर्जन अवश्य जाना चाहिए। अंग्रेजी वाले जो प्रश्न हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि भैया हिंदी में त्रुटि थी, अंग्रेजी वाला भी आपको उतना समझने आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला गया है पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर टू अदर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कम देखने को मिलता है बीपीएससी में, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि एक ही आंसर में, जैसे आपका है प्रश्न संख्या 1 दिया है ना, तो यहीं पे मान लो टिप्पणी लिखने को दे दिया, तो इसी में 1 कर दिया, 2 कर दिया। तो कहा जा रहा है कि जब आप इस तरह का कहीं पे दिया है, पार्ट में है कोई प्रश्न, तो उस पार्ट को एक साथ ही लिखो। ऐसा नहीं कि पहले का फर्स्ट यहां लिखा और इसके बाद दूसरा आंसर लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया और पांचवा लिख रहे हो, फिर यहां पे आ जाओ पहले का दूसरा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको साथ ही लिखना है, ये चीज आपको होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कह सकते हो अनुदेश में दी होती है, जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेक्शन वाइज आप देख रहे होंगे, सेक्शन फर्स्ट दिया है, खंड प्रथम दिया है, और यहाँ पे विशेष रूप से पॉलिटी के प्रश्न हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है, मूल्यांकन कीजिए। देखिए राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यदि हम बात करें तो है भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो ये बताते हैं कि जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा दी गई हैं, राज्यों को कम दी गई हैं। कई सारी ऐसी अनुच्छेद भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि नहीं भाई शक्तियों का आप कह सकते हो कि पृथक्करण भी है। तो वो चीजें हैं, तो जिस आधार पे पूछा जाए वो आपको बताना है। और प्रत्येक के मार्क आप यहाँ पे देख रहे होंगे 38। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न भी है भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा इसी में क्या दिया है, चौथा दिया है भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने बोला कि पॉलिटी से यदि हम बात करें तो अनिवार्य रूप से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी से यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न पॉलिटी का हो गया, दूसरा प्रश्न पॉलिटी का हो गया, तीसरा प्रश्न जो है ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों से जुड़ा है, चौथा प्रश्न पॉलिटी का हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इकोनॉमिक सेक्शन से आ रहा है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, विकास दर की बात हो रही है, ठीक है। फिर वही चीज यहाँ पे भी है, जननांकीय लाभांश बोला जा रहा है, क्या समझते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे फिर मानव विकास का मापन कैसे करते हैं ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। और जरूरी है, मानव विकास सूचकांक आता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर भारत दुनिया का कोविड-19 सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, कोविड प्रकोप था 66वीं के दौरान, इसलिए पूछा गया है। फिर बोला जा रहा है वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है, मतलब भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आ गया।
फिर मेक इन इंडिया से संबंधित प्रश्न आ गया, ठीक है, और इसके बाद फिर सूखा और बाढ़ बिहार के लिए आ गया। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना जो अस्पष्ट हैं, जैसे बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से सेकंड में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात पॉलिटी में जो पूछा जाता है, विशेष रूप से प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से होते हैं, नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, पूछे जाते हैं यहाँ से, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, चुनाव आयोग हो गया, राजनीति में दल बदल हो गया, जाति धर्म हो गया, इन पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी देखा इकोनॉमिक सेक्शन में आपने देखा कि मानव विकास हो गया, फिर फसलों पे हो गया, कृषि, तो बिहार के संदर्भ में ना कुछ सेक्शन महत्वपूर्ण हैं। जैसे बिहार की जब आप बात करते हो तो आप देखते हो बिहार को गरीब राज्य भी कहा जाता है, मतलब बिहार में निर्धनता से संदर्भित प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार में जननांकीय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, बिहार में कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि से संबंधित और कृषि के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। बिहार में यदि निर्धनता है तो निर्धनता से जोड़ के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, गरीबी से जोड़कर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप कह सकते हो कि निश्चित रूप से समझ लीजिए आउट है। तो आपको क्या करना होता है बिहार राज्य, विशेष रूप से बिहार राज्य के संदर्भ में, कि कुछ गिने चुने टॉपिक निकल कर आएंगे आपके। अधिकतम यदि मान लीजिए मुख्य परीक्षा के लिए सभी प्रश्न पत्रों के यदि हम मिला दें, प्रथम द्वितीय के सभी टॉपिक को मिला दें, तो अनिवार्य रूप से आपके पास 40 से 45 टॉपिक निकल कर आएंगे। और यदि आप उन 40 से 45 टॉपिक का अच्छे से नोट्स बना लेते हो अपने शब्दों में, बार बार कह रहा हूं अपने शब्दों में, और उन्हीं को बार बार लिखते हो, परीक्षा से पहले कम से कम एक टॉपिक से जुड़ा हुआ 8-8, 10-10 आंसर यदि आप लिख कर बैठे हो तो मुख्य परीक्षा की क्वालिफाइंग रेस से आपको कोई भी भगा नहीं सकता है, कोई भी हटा नहीं सकता है। तो आपका जो सिलेबस है ना भैया, मैं बार बार कहता हूं बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उन पर उत्तर लेखन करना है, अपने शब्दों का प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने उन इनपुट को उसमें डालना है और हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके हम टॉपिक देख लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक देख लेते हैं। तो हो गया पेपर आपका सेकेंड हो गया, फर्स्ट भी देख लेते हैं, और फर्स्ट देखने के बाद फिर हम आएंगे कुछ अन्य चर्चा पे कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। अब प्रथम प्रश्न पत्र में आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, यदि हम बात करें संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। तो इतिहास में ना एकदम आप समझ लीजिए आउट है। जैसे इतिहास में यदि आप देखो बिहार के संदर्भ में बात करो, बिहार पीसीएस की कला से संदर्भित प्रश्न अनिवार्य रूप से होते हैं। जनजातीय आंदोलन में दो ही आंदोलन आपको पढ़ना है प्रमुख रूप से, एक बिरसा आंदोलन पढ़ना है, एक संथाल पढ़ना है, वो पूछे जाते हैं। देखो इस बार पिछली परीक्षा में दोनों पूछे गए और पूछे जाते हैं, इनके अलावा सिलेबस में कुछ और दिया नहीं है। फिर इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो किसान आंदोलन पूछा जाता है, चंपारण आपको अनिवार्य रूप से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो टॉपिक है बिहार राज्य विशेष में वो स्पष्ट हैं और आपके पाठ्यक्रम में ही दिए हैं, आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के जो टॉपिक हैं एक एक करके वो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अभी बात हुआ कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, या जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। अब यही बोला जा रहा था प्रश्न पत्र के टॉप में जो अनुदेश दिया हुआ था, इंस्ट्रक्शन, उसमें यही बोला जा रहा था कि किसी प्रश्न में यदि कई पार्ट हैं तो आप जब इन पार्टों का जवाब दोगे तो एक साथ ही दोगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न संख्या 6 का पहले लिख दिया और फिर लास्ट में आप जाके लिख रहे हो प्रश्न संख्या 6 का गाद। ऐसा नहीं करना है, जब लिखना है तो साथ में ही लिखना है। इसके तीनों में से 2 का जवाब देना है तो 2 का जवाब साथ में ही देना है, ऐसा नहीं है कि बाद में दे दोगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पाठ्यक्रम मैंने आपको मेंशन करा दिया है, ठीक है। पाठ्यक्रम में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और सबके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। अब इसमें विशेष रूप से हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम यहाँ पे देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया।
100 अंक का होगा, 300 अंक का होगा, 300 अंक का होगा, इसकी हमने अच्छे से बात कर ली है। हाँ, साक्षात्कार की बात नहीं की है, वो अभी हमारा विषय नहीं है, बाद में हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि हिंदी में क्या है कि 3 चीजें यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो चीजें हो जाएंगी। जैसे यदि आप ऐसे कर लेते हो, निबंध आप कर लेते हो, ठीक है, तो 30 अंकों का है निबंध आपका, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ 30 अंक का। तो 30 में से यदि आप 15 भी पा जाते हो, मान लो 50% भी पा जाते हो, और फिर व्याकरण है, व्याकरण में से आप 10 अंक पा जाते हो, 30 अंक का है, और संक्षेपण है 15, 5 अंक पा जाते हो, तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप बिहार राज्य विशेष की परीक्षा देने जा रहे हो तो हिंदी पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अपना समय नहीं व्यतीत करना है, सप्ताह में 1 दिन देना है और उससे चीजें आपकी हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र प्रथम और सेकंड, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले लिखा है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा लिखा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। 3 टॉपिक है, तीनों मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार से जब आप सेकंड की बात करते हो तो राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था और भूगोल को एक साथ रखा गया है, और तीसरा आपका हो गया साइंस टेक। ये सारी चीजें हमने पूर्व में अभी चर्चा की है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिखाने वाला हूं मैं आपको कि आपका जो सिलेबस है उसमें कितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हो डिटेलिंग में चीजें हुई हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों का ऐसा सिलेबस है, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी सिलेबस है जो इतना डिकोडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। क्या दिया है, जैसे देखिए प्रश्न पत्र प्रथम की यहाँ पे हम बात करें तो बोला गया है आधुनिक भारत तथा बिहार के संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्यक्तिगत आधार पर यदि कुछ पूछा जाएगा तो नेहरू के विचार पूछे जा सकते हैं, नेहरू के जुड़े आंदोलन पूछे जा सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी। मतलब इन तीनों के अलावा कोई और नहीं है, इन तीनों के अलावा कोई चौथा नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जब यदि 3 चीजें मेंशन है, 3 नाम मेंशन है कि गांधी, नेहरू और टैगोर, तो आपको गांधी, नेहरू और टैगोर को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों हमें इनको इग्नोर करना है? तो इसी तरह से चीजें दी हुई हैं। आगे यदि आप देखोगे तो बोला है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, सीधा टॉपिक लिखा है ना पाश्चात्य शिक्षा, तो पाश्चात्य शिक्षा आप क्यों छोड़ोगे? पाश्चात्य शिक्षा आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है, कि आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे, तो पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास आपको अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हो तो इसमें दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और विशेष रूप से संथाल विद्रोह, बिहार में बिरसा का आंदोलन, ठीक है, 1857 का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहां पे कुछ आंदोलन प्रमुखता से दिए गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो चीजें आपके पाठ्यक्रम में मेंशन हैं, जहां से प्रश्न बन रहे हैं, पहले उसको 100% कंप्लीट करो, उसके बाद अन्य जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन पर आपको जाना है। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, चित्रकला। आप जानते होंगे कि कला से संबंधित प्रश्न बनते हैं, और यही 3 कलाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार बन रहे हैं, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम। तो जब हम देखना है हमें कि पिछली बार क्या आया था, जो पिछली बार आया था उस पर थोड़ा सा कम फोकस करना है, जो नहीं आया था उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यदि कला से प्रश्न बनना ही है तो इन्हीं तीनों से बनेगा, और तीनों को हमें अच्छे से करके जाना है। इसी तरह से आगे जब आप बढ़ते हो तो यहाँ पे मैथ की बात कर दी गई है, ठीक है। तो मैथ से संबंधित आप जानते हो कि विगत वर्षों के यदि प्रश्नों को हम देख लेते हैं तो वहां से चीजें हमारी हो जाएंगी। राज व्यवस्था खंड की जब बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 में, तो यहाँ पे है भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न, भारत की योजना, भारत भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो यहां पर भी चीजें आपके लिए मेंशन है कि कहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम को आप अच्छे से कंठस्थ करो, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम को आप कंठस्थ नहीं करते हो तो चीजें आपकी बेहतर नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आज का समय और दे रहा हूं आपको, और कल से हम नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करेंगे, और जो पैटर्न हमारा होगा, जिस पैटर्न पर हम आगे बढ़ने वाले हैं,
सबसे पहले आपके साथ जो देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्न, विशेष रूप से पिछला एक वर्ष, मतलब 66वीं जो मेंस हुआ है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और 66वीं मेंस को आपको अच्छे से करना है, उसके प्रश्न को आपको अच्छे से करना है, समयबद्ध तरीके से करना है, ये भी याद रखना है। अब क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन शेष बचे हैं, ऐसे में यदि हम आपको एक प्रश्न का अभ्यास कराते हैं, दो प्रश्न का अभ्यास कराते हैं, तो चीजें थोड़ी सी बेहतर नहीं रहेंगी। तो प्रयास ये रहेगा, जैसे आज आपसे एक प्रश्न भी है हमारा कि एक आप समय बताओगे, ठीक है, और वो समय ऐसा होना चाहिए विशेष रूप से कि जब आप 3 घंटे लगातार बैठ सको, क्योंकि अब आपको जो उत्तर लेखन करना है ना, वो परीक्षा के माहौल में उत्तर लेखन करना है, 3 घंटे पूरे बैठकर उत्तर लिखने हैं। तो आपको एक ऐसा समय आप बताओगे, वो समय होगा, और उस समय पर आपके ऐप पर जिस पर आप जुड़े हो मुख्य परीक्षा को लेकर, वहां पे टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में सबसे पहला जो प्रश्न पत्र है वो 66वीं मेंस का प्रश्न पत्र मैंने रखा है। 66वीं में जो पेपर बना था, जो पेपर आया था, वही आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद 66वीं वाले पेपर के बाद आप बढ़ोगे जब आगे, तो नए सिरे से नए प्रश्न सिलेक्ट किए जाएंगे टॉपिक वार, और वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 घंटे वो जो होना चाहिए वो एकदम फिक्स होना चाहिए कि उस दौरान आप परीक्षा के माहौल में लिखने का प्रयास करोगे, क्योंकि उसकी समय सीमा भी होगी। जब आपको एप्लीकेशन पर वो टेस्ट दिखेगा तो उसका जो समय होगा वो स्पष्ट होगा कि इस समय पर आपको दिखना है, और एक समय होगा कि 3 घंटे के अंदर ही आपको कॉपियां सबमिट कर देनी है, उसके बाद नहीं सबमिट करनी है। 3 घंटे के अंदर ही आपको कॉपियां सबमिट करनी है, और उस 3 घंटे के अंदर जिनकी कॉपियां आएंगी उनको कंसीडर किया जाएगा, और सबका प्रयास होना चाहिए। भले ही आप पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें नंबरिंग भी की जाएगी, भले ही आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उतना आपको 3 घंटे के अंदर सबमिट कर देना है। और आप अपने आप को उस परीक्षा के माहौल के अनुकूल बनाना है कि किस प्रकार से परीक्षा के समय आप चीजों को हैंडल करोगे। इससे क्या होगा जब समय आपके लिए निर्धारित होगा, एक तो आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ेगी, दूसरा दिमाग के जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जैसे कोई प्रश्न है उसको समझने के लिए कि कंटेंट तेजी से आने चाहिए ना आपके मस्तिष्क में, तभी आप कर सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि संथाल विद्रोह आपको लिखना है और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो काम ही नहीं कर रहा, कंटेंट आपको नहीं भेज रहा है। मतलब दिमाग से जो अंगुलियों के, आप कह सकते हो पेन के माध्यम से जो आपको कॉपी पे उकेरना है उत्तर को, वो नहीं हो पा रहा, वो कन्वे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो जब आप एक परीक्षा के माहौल में कि दबाव के बीच आप काम करोगे, तो मस्तिष्क भी दबाव में बेहतर काम करता है यदि आप उससे काम लेना जानते हो। तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी स्पीड पर भी आपका ध्यान रहेगा, कंटेंट रेगुलर आने चाहिए उस पर भी आपका ध्यान रहेगा, और यह भी ध्यान रहेगा कि भाई 3 घंटे के अंदर आपको कॉपियां सबमिट करनी है। तो जो भी टेस्ट होगा, समय मैं आपके ऊपर डाल दे रहा हूं कि आप में से ज्यादातर छात्र जो है जिस समय को लेकर बोलेंगे, उस समय विशेष पर हम आएंगे, उस समय विशेष पर आपको प्रश्न मिलेंगे, और अगले 3 घंटों में आपको अपने उत्तर शेयर करने होंगे। ठीक है, देखो ये बेसिक एक्सरसाइज है भैया, कोई आपके साथ कहीं से भी आप पेड टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो, खरीद लोगे तो भी इतना कोई आपके साथ लग कर मेहनत नहीं करने वाला है, ये चीज आप मान के रखिए। ठीक है, जितनी ईमानदारी के साथ आपके साथ 67वीं से लगाऊं और इस मेंस को लेकर, और पहले दिन से मैंने बोला था कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके दीजिए, मेंस क्वालिफिकेशन की रेस को मैं आसान बनाऊंगा, मैं आपके साथ लगकर मेहनत करूंगा और चीजें हमारी आसान होंगी। ठीक है, और दिख भी रहा है। ठीक है, 67वीं में वो रिजल्ट भी दिखा, और इसमें मेंस में भी वो चीजें दिखेंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जितनी चीजें आपको दी जाए, थोड़ी सी क्या है, समस्या तो होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है, लेकिन परेशानी को हमें किस प्रकार से हम उसको हैंडल करते हैं वो देखना है, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी तो परीक्षा भवन में होगी, और परीक्षा भवन में यदि हो गई तो वर्ष भर वो चीजें आपको परेशान करती रहेंगी, पिन करती रहेंगी। तो परीक्षा भवन में ना परेशानी हो, वर्ष भर चीजों को ना झेलना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि ये जो 2 महीने का पीरियड है इसको खूब अच्छे से हम कर लेते हैं, इसका खूब अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, जिससे परीक्षा भवन में हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, जब आप कॉपी हमें सबमिट करोगे, एक एक कॉपी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं चेक किया जाएगा, जो भी उनकी कमियां होंगी
होंगी, वो मूल्यांकन की एक अलग से कक्षा होगी। उस मूल्यांकन की कक्षा में प्रत्येक कॉपी की कमियों को बताया जाएगा। जो बहुत बेहतर होंगे उनको भी बताया जाएगा और जिनकी बहुत कमियां होंगी उनको भी बताया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप में से ज्यादातर छात्र और जितने भी लोग जुड़े हैं मुख्य परीक्षा को लेकर सभी क्वालिफाई करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन की रेस जो है ना ये बहुत टफ है, बहुत ही आसान है, लेकिन जरूरी है कि एक बेहतर रणनीति आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो बुलंद हौसला होना चाहिए, क्योंकि करना स्वयं से आपको है। तो कल से, आज तो ये हो गया, बेसिक आपने समझ लिया, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक चीज आप बहुत बड़ी कमी करते हो कि जब आप उत्तर भेजते हो ना हमें, तो आप क्या करते हो कि अलग अलग करके भेज, प्लीज अलग अलग करके मत भेजना। क्योंकि क्या होता है कि आप जब एक पीडीएफ पूरा स्कैन करके मुझे भेजोगे ना तो अच्छा रहता है कि एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं। नहीं तो आप में से मान लो 8 उत्तर आपने लिखा और 8 उत्तर का 8 पेज आपने खींच कर मुझे भेजा, तो जब आपके एप्लीकेशन में हम जाते हैं, आपके नाम को ओपन करते हैं, आपके असाइनमेंट को ओपन करते हैं, तो 8 पेज हमें अलग अलग से क्लिक करके देखना पड़ता है। और यदि इस तरह से 100 लोगों ने भेज दिया तो बहुत टाइम उसमें क्या होता है, वेस्ट होता है। और थोड़ा सा समस्या यह भी होती है, पहला पेज कौन सा है, दूसरा पेज कौन सा है, तीसरा पेज कौन सा है। तो प्लीज जो भी आप अपने उत्तर भेजेंगे उसको डॉक्यूमेंट स्कैनर से, एक ऐप आता है उससे स्कैन करके पेज वार करके भेजेंगे, जिससे एक ही पीडीएफ में आपके समस्त उत्तर हमें मिल जाए। ठीक है, ये चीज आपको करना है। और अभी इस महीने, एक महीने मतलब नवंबर भर पूरा आपका जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक पेपर होगा, मतलब 3 घंटे आपको बैठने हैं। लेकिन दिसंबर में जब हम जाएंगे तो एक दिन में आपको 6 घंटे बैठने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों प्रश्न पत्र साथ आपका टेस्ट लेंगे। तो अभी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बेसिक जो हमारा है उसका कॉन्सेप्ट यही है, प्रयास यही रहेगा कि सप्ताह में 2 दिन आपके टेस्ट आयोजित हों और 2 दिन में जो प्रश्न निकल कर आते हैं, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपका 8 प्रश्न आपने हल किया, दूसरे दिन 8 हल किया आपने, तो जो ये प्रश्न निकल कर आएंगे, जैसे सप्ताह में अधिकतम आपके मान लीजिए 20 प्रश्न हुए, ठीक है, 20 प्रश्न या 24 प्रश्न, 25 प्रश्न हुए, तो उनका जो डिस्कशन करना होगा वो यही रहेगा कि सप्ताह भर में उनका डिस्कशन हो जाए। एक दिन 3 प्रश्नों का डिस्कशन, 2 प्रश्नों का, इस आधार पर सप्ताह भर में वो डिस्कशन समाप्त होगा। और यही रहेगा कि सप्ताह में 2 दिन आपका टेस्ट लिया जाए। तो अभी जो है कल के लिए आपको तैयार रहना है कि कल आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बोल दिया कि जो प्रश्न होंगे वो 6वीं के होंगे, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा कि पहले से आप लिख कर बैठे हो, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि इससे आपका अपना नुकसान होने वाला है। हाँ, इतना आप कर सकते हो कि मैंने आपको हिंट दे दिया कि 6वीं के होंगे, तो उसके कंटेंट आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन पहले से लिख के बैठिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर उसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा। यदि इस तरह से आप करोगे तो उसको नुकसान भी झेलने के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो कल 6वीं मेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र का टेस्ट लिया जाएगा। कौन सा प्रश्न पत्र होगा, प्रथम या द्वितीय, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, कल लिया जाएगा। टाइम आप बता दीजिएगा, जिस टाइम पर आप बताएंगे, आज कमेंट बॉक्स में जब भी आप कमेंट करते हैं, जो टाइम आप निर्धारित करेंगे उसी टाइम विशेष पर होगा। मैं चाहता हूं, जो मेरा है, मेरी जो राय है कि रात्रि में कोई एक टाइम रखिए, सायंकाल में 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, जब एकदम आप फ्री हो जाते हो, कुछ लोग जॉब भी करते हो, वो भी फ्री हो जाते हो, कि बैठ के आपको लिखना ही है। 9 बजे के बाद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक फिक्स टाइम उसका बना लो और उसी फिक्स टाइम पर रेगुलर आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। और याद रखिएगा, उत्तर लेखन कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास कंटेंट है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छा है, बेसिक तैयार है, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अभी तक प्रीलिम्स में शब्दों को उकेरना नहीं होता था। शब्दों को अभी तक ऐसा नहीं था कि मस्तिष्क से जो है पेन की सहायता से वो कागज पे नहीं लिखना होता था, लेकिन अब क्या करना रहा है कि आपका जो ज्ञान है उसको पेन की सहायता से कागज पर उतारना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो वो यदि आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से चीजें आपकी बेहतर होंगी। और प्रत्येक दिन अब प्रयास करना है कि टेस्ट तो मैं जैसे साप्ताहिक ले रहा हूं कि सप्ताह में 2 टेस्ट आपके होंगे, 2 दिन होंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है कि प्रत्येक दिन 3 से 4 उत्तर लिखने ही लिखने हैं। और जो टॉपिक, क्योंकि अब टॉपिक वार हम बढ़ेंगे, एक आपका 6वीं का हम करा लें टेस्ट, इसके बाद हम टॉपिक वार कराएंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दिया जाएगा इतिहास, तो आप इतिहास पढ़ के आओगे, इतिहास से ही प्रश्न होंगे। आपको बता दिया जाएगा भूगोल, तो सिर्फ भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा एक एक टॉपिक तैयार होता जाएगा। और आपको पता है, जब प्रश्न एक ही पूछा जाना है, एक ही प्रश्न पूछा जाना है कई तरीके से, तो एक ही प्रश्न को हम क्यों ना अच्छे से तैयार कर लें और क्यों ना अपने शब्दों में उसके नोट्स बना के रख लें, और बार बार जब हम उत्तर लेखन करें तो उसी का उत्तर लेखन करें, उसी में हम और बेहतर करें, इंप्रोवाइज करें, जिससे हमारी चीजें बेहतर हों। ठीक है, तो ये प्रयास है। बाकी आपकी जो राय है, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं।
हमेशा आपकी जो राय है वो सादर आमंत्रित हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो कल से आप सभी को तैयार रहना है। बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। A4 साइज का पेज ले लीजिएगा, A4 साइज का पेज ले लीजिएगा, सभी के पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोनों तरफ प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो उत्तर लेखन की जो पुस्तिका होती है उस आधार पे दोनों तरफ प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। और टॉप में आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के साथ साथ आपका जो आप कह सकते हो नाम के साथ साथ और क्या लिख सकते हो आप, अभी तो रोल नंबर लिखना उचित नहीं है, क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स, उसके बाद रोल नंबर भी होगा। तो नाम अनिवार्य रूप से लिखना है, क्योंकि हमें पता चल सके किसकी कॉपी है। क्योंकि जो छात्र बेहतर करेंगे उनको एक अलग सेपरेट गाइडेंस भी दिया जाएगा, अलग बैच भी रखा जाएगा उनका। जो बहुत ही बुरा कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनकी भी चीज़ें बेहतर हों, उनके लिए भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो नाम अनिवार्य रूप से आप सभी को मेंशन करना है, ठीक है। तो कल से तैयार रहना है। सिलेबस सभी के पास होना चाहिए, विगत वर्षों के पाठ्यक्रम सभी के पास होना चाहिए, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सॉरी। और जिनके पास नहीं है ऐप में चले जाइएगा, ऐप में दोनों चीज़ें मेंशन है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा चीज़ों को। और डाउनलोड करने के बाद दिमाग में पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न को बैठा लीजिए, टॉपिक वार बैठा लीजिए, क्योंकि तभी चीज़ें बेहतर आपकी हो सकती हैं। जैसे एक ही आंदोलन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे, जैसे संथाल आंदोलन हमने देखा है ना, तो संथाल आंदोलन में लगातार हमने उत्तर लेखन भी किया है। आपने देखा होगा संथाल आंदोलन टॉपिक होता था, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत संदर्भों में प्रश्न पूछे जाते थे। तो उन सभी संदर्भों को हमें तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हम बेहतर करेंगे। और यदि आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि रिजल्ट भी बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल से तैयार रहना है। समय आप सब बता दीजिएगा कि क्या समय होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और उस समय पर मैं आपको एक बार पहले बता भी दूंगा, उस समय विशेष पर हम चीज़ों को अनाउंस करेंगे और हमारी जो क्लास है वो अब प्रारंभ रहेगी, ठीक है। और जो भी प्रश्न होंगे जो आप लिखते हो उसको चेक भी किया जाएगा सप्ताह भर के अंदर। और उसमें जो जैसे आपने प्रश्न लिखा, 8 प्रश्न है लिखा है आपने, तो 8 का डिस्कशन भी आपका होगा। तो इससे जो कमियां आपकी होंगी उसको अभी आप दूर कर सकते हो। आंसर में क्या क्या इनपुट अलग से डालने हैं वो भी बताया जाएगा, उस पर भी आपको फोकस करना होगा, तब जाके हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल से जुड़ें। और बाकी समय क्या होना चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ज़्यादातर छात्र जो टाइम आप बताएंगे उसी समय विशेष पर हम अपनी कक्षा को या जो हमारा टेस्ट है मुख्य परीक्षा जो कल से प्रारंभ हो रहा है उसको हम आयोजित करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।